लक्ष्य एकेडमी मेरठ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अनुज तोमर। आपके लिए हिंदी एक सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके लिए आपको दूसरी सीरीज लेके आया हूं। कल हमने 15 मिनट जो है इसके ऊपर बात की थी। आज फिर हम दोबारा से जहां से कल छोड़ा था आज वहीं से शुरू करेंगे और हमारे कंटेंट से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, जो हम इसमें जो है कंटेंट लेके आए, जो हम पढ़ा रहे हैं, एक भी सब्जेक्ट जो चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो या करंट अफेयर्स हो, उसमें से आपका कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। सारा जितना भी जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सभी के सभी हमारे जो है कंटेंट से ही मिलेंगे आपको। और बहुत अच्छी सीरीज चली है, आप देखिए। आज जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। इसमें जो चला हुआ था, हमने स्वर में थोड़ा सा पढ़ चुके थे। हम दो टाइप स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। देवनागरी लिपि में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे उच्चारण की दृष्टि से 10 प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। बोलने में 10 स्वरों का, लिखने में हम 11 स्वरों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन हो चुका था, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, हमने बताया था 4 होते हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा पलुत स्वर। हमने हर्ष स्वर के बारे में पढ़ा, दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा, पलुत स्वर के बारे में पढ़ा। अब हमारा चल रहा था संयुक्त स्वर। मैंने बताया था 2 स्वरों के मेल से, जो भिन्न भिन्न जाति के स्वर होते हैं, 2 स्वरों के मेल से जब कोई स्वर का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। अब वे कौन कौन से होते हैं, एक होता है ए, एक होता है ए, एक होता है ओ और एक होता है औ। ये हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। इनका कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। कुछ बात तो हम इसके संधि में भी करेंगे। आज फिलहाल हम बात करेंगे जो संधि विच्छेद, इससे क्वेश्चन आता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ई। अगर ए का संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ओ, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ओ। अब यहां देखिए, यहां पर हम जो है आ के साथ में आ भी जोड़ सकते हैं और यहां बड़ी भी लगा सकते हैं। ये यहां पर आ भी हो सकता है और यहां पर ए भी हो सकता है, यहां पर ओ भी हो सकता है और यहां पर औ भी हो सकता है, और यहाँ आ भी हो सकता है और यहाँ भी आ हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान करना है कि जो पहला अक्षर होता है संधि विच्छेद का, वो एक ही जाति का होता है, ए या आ में से होगा, और दूसरा जो होता है वो ई या बड़ी में से एक होगा। यही इसका संधि विच्छेद होता है। अभी संधि विच्छेद को आप ध्यान रखें और इसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आज आपने की है, एक दिन छोड़ के फिर परसों फिर करिए, 2 दिन बाद छोड़कर फिर 1 हफ्ते बाद, फिर ऐसे 1 महीने बाद एक बार जरूर पढ़ ले इसको। उसके बाद तो फिर जो है आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च भाग होता है। पहला अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग। अग्रभाग देखिए भाई, जीभ के आगे का हिस्सा अग्रभाग, जीभ के बीच के हिस्से का मध्य भाग, और पिछला हिस्सा जो होता है, जो पिछला हिस्सा होता है जहां पर जो है आपने देखा होगा, मुंह खोल के देखना, एक जो है मांस का टुकड़ा सा लटका रहता है, वहां के पास का हिस्सा होता है पश्च भाग, यानी कि पीछे का हिस्सा।
तो अग्रभाग में कौन कौन से स्वरों का प्रयोग होता है जिससे हम बोलते हैं? जैसे हमारी हवा निकलती है शरीर के अंदर से और जीभ के द्वारा वाइब्रेशन होकर जो है बाहर आती है और उससे ध्वनि बनती है और ध्वनि कानों तक जाती है और कान उससे माइंड उसको पढ़ लेता है कि वो जो है क्या बोलना चाह रहा है। तो अग्रभाग पर कौन कौन सी ध्वनि जाएगी? दोनों ई जाएगी और दोनों ए। ये अग्रभाग से है, अग्रभाग पर वाइब्रेशन होता है। मध्य भाग पर वाइब्रेशन किसका होता है? आ का। मध्य भाग पर आ का, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ भाग है वो किसका जाएगा? पीछे वाले का। जो पीछे वाले का भाग है आपको नहीं याद रखना, रखना है किसको? अग्रभाग को, क्योंकि याद कर सकते हैं हम इसको। ये दोनों डबल ई डबल ए, आसान होता है इसको याद करना। और ये मध्य में एक ही है और ये कौन सा है? अ। मध्य वाला कौन सा है? अ। ये चार छोड़कर जो है बाकी किसी में चले जाएंगे? सभी पश्च में चले जाएंगे, इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आप जो है जानते ही है कि जो है स्वर कौन कौन से होते हैं। चार ही हो गए, एक पांच ही होगा, तो इसके बाद जो बचे 6 वे यहां पर आ जाएंगे पश्च में। इसके बाद हम बात करते हैं जीभ उठने के आधार पर। जीभ उठने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? जीभ उठने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? जीभ उठने के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। सॉरी, जीभ उठने के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला विवर्त, दूसरा अर्धविवर्त, तीसरा संवर्त और चौथा अर्ध संवर्त। इसमें भी आपको रटना पड़ेगा मेरे भाइयों, ये भी आपको रटने पड़ेंगे कि जो है विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त। क्यों रटने पड़ेंगे? क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि एग्जाम में बैठने के बाद जो प्रेशर हमारे ऊपर होता है उसमें हमसे जो है आते हुए भी गलतियां होती है। और ये याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जब जैसे जैसे हम हिंदी में आगे बढ़ेंगे ये थोड़ा सा मिक्स होने लगेगा। तो इसलिए इस पर कमांड बनाने के लिए जो है मैं एक छोटी छोटी सी बात बताऊंगा और उन्हें याद रखना है आपको। जैसे विवर्त होता है ओपन, यानी कि पूरा मुंह खोल के बोलना पड़ता है। जितना मुंह बड़ा होगा उतना ही आ बहुत अच्छा निकलेगा। आप बोल के देख लीजिए, प्रैक्टिकल करोगे तो जो है अच्छा समझ में आएगा। आ बोलोगे तो जो है क्या पूरा मुंह खुलेगा, तो पूरा मुंह खुलेगा तो आप जो है समझो कि कौन सा उच्चारण आ रहा है? आ। और अगर आधा मुंह खुलेगा तो कौन सा उच्चारण आ रहा है? इसका छोटा भाई। इसका छोटा भाई कौन हो गया? अ। अच्छा, हमारे अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली में देखे तो खड़ी बोली में इसे ए कहा जाता है, ए। और अगर जो है अवधी भाषा में देखे तो इसे अ कहा जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से हर भाषा में इसको अलग अलग बोला जाता है। तो इसको जो है माइंड नहीं करना है कि इसको अ कहा या ए कहा। तो आप देखिए अपने हिसाब से, ये ए ही होता है खड़ी बोली में। आप खड़ी बोली में देखिए अ, ये हो गया आ। और इसके साथ में अर्धविवर्त में जो है कौन कौन और आ जाएंगे? ए आ जाएगा और औ आ जाएगा। इसके बाद संवर्त। संवर्त होता है जब मुंह को थोड़ा सा क्लोज कर लिया जाता है। क्लोज करके बोलेंगे तो जो है क्या बनेगा? संवर्त। तो जो क्लोज करके बोले जाते हैं वे 4 हैं। देखो ये भी आसान है याद करना और संवर्त को भी याद है आसान करना, क्योंकि ये डबल फिगर में है और ये सिंगल ही है केवल। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा ई और एक हो जाएगा ऊ। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे को अगर हम अच्छी बात सिखाए तो वो सीखेगा नहीं, और गलत गलत सिखाए तो वो सीख जाएगा भाई। तो किसी भी चीज को याद करना है तो गलत तरीके से याद करिए। इसे गाने में बना लिए, जैसे ई ई ई ओ ओ ओ, और आगे बना सकते हो मेरा दिल ना तोड़ो। तो इसे आप अपने तरीके से कैसे भी समझ सकते हैं और कैसे भी याद रख सकते हैं, उसका कोई मायना नहीं है कि आपने किस तरह से इसको याद किया है। आपसे जब आपका काम निकल जाएगा, आप भर्ती हो जाओगे, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जो है आपने किस तरह से याद किए थे। अरे मैं कहीं काम आने वाले हैं। एक बार एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आप जो है कहीं सिलेक्शन पा गए, उसके बाद तो बस आपको जो काम दिया जाएगा वही काम करना है। इनका कहीं रोल नहीं है, इनको बस अपने तरीके से रटिए। अब इनके अलावा कौन बचा भाई? ए बचा, ओ बचा। अब यहां देखिए अर्ध संवर्त में ए और ओ, जो कम कम फिगर वाले हैं वो आप याद कर सकते हो, ज्यादा फिगर वाले हैं उसे छोड़ सकते हो। इसे भी छोड़ सकते हो,
और इसे याद रख लो, इसे याद रख लो, इसे याद रख लो। ये आसान है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। इसके बाद हम कहते हैं होठों के आधार पर, होठों के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? होठों के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। यहां से देखिए भाई, इसे कोई भी बालक जो है इसे याद नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आपका मुंह स्वर की तरह हो जाए, बोलते समय गोल हो जाए, आगे की ओर निकल जाए, तो समझ जाओ वृत्तमुखी गोल हो गया। और अगर जो है बराबर की ओर खुले तो क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी हो जाएगा। अब वृत्तमुखी में हम देखते हैं कि जो जब ऊ को बोलेंगे, ऊ को बोलने के लिए होठों को आगे की ओर करना पड़ेगा। अब अलग अलग भाषाओं में देखें प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। जैसे अंग्रेजी की बात हम करें तो अंग्रेजी में जब अंग्रेजी को बोलते हैं तो होठों को आगे की ओर खोलते हैं, और हम बोलते हैं अंग्रेजी तो बराबर की ओर खोलते हैं। इसलिए उनके प्रोनाउंसिएशन में और हमारे प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है। तो वृत्तमुखी जो होता है, इसमें देखो, बोल के देखिए, ऊ तो होठ आगे की ओर गए तो वृत्तमुखी, और अगर हम बोले आ तो बराबर की ओर खींचा तो किस में जाएगा? अवृत्तमुखी में जाएगा। तो याद करें, प्रैक्टिकल करें, या जैसा भी आपका उचित लगे मन, ऐसा आप कर सकते हो। इनके अलावा कोई भी वृत्तमुखी नहीं होता। दोनों ऊ और दोनों ओ, दोनों छोटे बड़े भाई दोनों, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, ये छोटा ऊ ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ छोटा ओ और ये बड़ा ओ। इसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक और निम्नुनासिक। अनुनासिक और निम्नुनासिक। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं, अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जो मुख और नाक दोनों से बोले जाए। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जो मुख और नाक दोनों से बोले जाए, और निम्नुनासिक वे होते हैं जो केवल मुख से बोले जाए। अब ये देखिए, अनुनासिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वर जो है कौन से जो है अनुनासिक होते हैं और निम्नुनासिक होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप देखो कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो क्या वो भाषा को जानता है? नहीं जानता। अब वो रोता है, जो भी उसके अंदर से जो है ध्वनि निकल रही है, तो वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। क्या वो नाक का इस्तेमाल करता है? नहीं करता, क्योंकि नाक का इस्तेमाल तब होता है जब भाषा का ज्ञान हो जाता है। क्या पक्षी जो होते हैं, जब पक्षी जो है चिल्लाते हैं, क्या उन्हें नाक से करते? नहीं, केवल मुंह से करते हैं। या कहने का ये हुआ कि जो पक्षी बोलेंगे तो वे भी क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। तो वे भी स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो स्वर है क्या? स्वर वे वर्ण होते हैं जो केवल मुख से बोले जाए। स्वर कौन से वर्ण होते हैं? जो केवल मुख से बोले जाए। और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि कौन सा स्वर अनुनासिक होता है, तो कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं होता। अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुनास स्वर क्या होते हैं, तो स्वर सारे के सारे क्या होते हैं? निम्नुनासिक होते हैं, केवल मुख से ही बोले जाते हैं। अनुनासिक स्वर कब बन जाता है? अनुनासिक स्वर तब बन जाता है जब उसके ऊपर अनुस्वार लग जाता है, मगर ये स्वर में गिनती में नहीं आता। देवनागरी लिपि में इसको नहीं पूछा जाता, देवनागरी लिपि में जो है इसको यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है, और ये किस में जाता है? अयोग वाह वर्णों में जाता है। अयोग वाह वर्ण मैंने पहले ही बताए थे, कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं सघोष अघोष। अब अगर सघोष अघोष को व्यंजनों के साथ पढ़ा जाए स्वरों को, तो वे अच्छे से याद हो जाएंगे। यहीं पर जो है हम इसको स्वरों को खत्म कर रहे हैं। अब जितने भी स्वर थे हमने इसके बारे में जितना ही बताया उतना ही जो है आज का जो है काफी है। आगे जब स्वरों का कुछ रह गया है, जैसे इंद्रियों के द्वारा हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों के साथ में। आज के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और बच्चों ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी को भी या इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर जो है इसका कंटेंट कुछ भी जो है जरूरत पड़े, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है।